नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैदिक शिक्षा की विशेषताओं के बारे में और यहाँ पर हम बताएंगे समावर्तन संस्कार क्या होता है, उपनयन संस्कार क्या होता है, पराविद्या, अपराविद्या। तो वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। इस बारे में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। आप जान सकते हैं कि किन किन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग यहाँ पर है प्राचीन कालीन शिक्षा। और प्राचीन कालीन शिक्षा का जो इतिहास है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। और इस शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा। इस वीडियो में हम केवल वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में बात करेंगे। तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो इतिहास है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस इतिहास को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद कालीन शिक्षा और उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा। तो ऋग्वेद कालीन शिक्षा जो है इसका इतिहास 2500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक कालीन जो शिक्षा है इसका इतिहास 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। आइए वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा से आशय। तो देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा से अभिप्राय वेद कालीन शिक्षा से है, क्योंकि वैदिक शिक्षा मूलतः वेदों पर आधारित थी। इस काल की शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद ही एकमात्र स्रोत थे। वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विनय आदि अर्थों में हुआ है। वैदिक काल में शिक्षा का तात्पर्य जीवन पर्यंत चलने वाली उस प्रक्रिया से समझा जाता था जो मनुष्यों को उन्नत एवं सभ्य बनाती हैं। इस दृष्टि से देखें तो एक व्यक्ति जीवन पर्यंत एक विद्यार्थी ही रहता है। वैदिक काल को ब्राह्मण काल, उपनिषद काल, सूत्र काल एवं स्मृति काल भी कहा जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा मुख्यतः वेदों पर निर्भर करती थी। जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद कालीन शिक्षा में ऋग्वेद के बारे में ही अधिकतर पढ़ाया जाता था। ऋग्वेद के बारे में अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद और बहुत सारे पुराण और उपनिषदों की रचना हुई है और बाद में उनको भी शिक्षा व्यवस्था में शामिल कर लिया गया था। ऋग्वेद कालीन शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। और देखिए, पहला भाग है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा भाग है उच्च शिक्षा। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा की। वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो बच्चों को घर पर ही दी जाती थी। जब बालक 5 साल का हो जाता था तब उसकी प्रारंभिक शिक्षा का शुभारंभ विद्या आरंभ संस्कार से होता था। और इस संस्कार में क्या होता था कि जो परिवार का कुल पुरोहित होता था उसको बुलाया जाता था और उसके सामने बच्चे को निला धुला कर नए कपड़े पहनाकर बैठा दिया जाता था। कुल पुरोहित क्या करता था कि एक नया कपड़ा बिछाता था और उसके ऊपर बहुत सारे चावल बिछा देता था। चावल बिछाने के बाद में बच्चे को उसके सामने बिठाया जाता था, पूजा अर्चना होती थी। उसके बाद में कुल पुरोहित बालक की उंगली पकड़कर बिछे हुए चावलों के ऊपर वर्णमाला के अक्षर बनाना सिखाता था और यहीं से बालक की प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत होती थी। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की। तो देखिए, वैदिक काल में जो उच्च शिक्षा थी वो सभी के लिए सुलभ नहीं थी। तो वैदिक काल में उच्च शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। इसके लिए यहाँ पर क्या होता था, जो बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाते थे उनका उपनयन संस्कार होता था। वैदिक शिक्षा में उपनयन संस्कार का बहुत महत्व था। तो देखिए, मनुस्मृति के अनुसार प्रत्येक वर्ण के बालकों के उपनयन संस्कार की आयु अलग अलग होती थी। ब्राह्मण बालकों का उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में बसंत ऋतु में होता था। क्षत्रिय बालकों का उपनयन संस्कार 11 वर्ष की आयु में ग्रीष्म ऋतु में होता था। देखिए, क्षत्रिय बालकों के उपनयन संस्कार के बारे में कुछ विद्वानों में मतभेद है। कुछ पुस्तकों में आपको 10 वर्ष की आयु में भी इस संस्कार के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। आपके सामने जो ऑप्शन इनमें से आए 10 वर्ष या 11 वर्ष, आपको उसी को सही मानना है। जो वैश्य बालक थे उनका उपनयन संस्कार 12 वर्ष की आयु में पतझड़ के मौसम में होता था। शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का वैदिक काल में अधिकार नहीं था। महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का वैदिक काल में अधिकार नहीं था। बहुत सी महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण की है। मोस्टली इनमें से जितनी भी महिलाएं हैं उन्होंने अपनी शिक्षा घर पर ही प्राप्त की है। वैदिक कालीन उच्च शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती थी। उपनयन संस्कार के बारे में जानते हैं तो देखिए, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार 10वां संस्कार है
उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है समीप ले जाना। यहाँ पर उप का अर्थ है पास या समीप तथा नयन का अर्थ है ले जाना। बहुत से विद्वानों में इस बारे में भी काफ़ी मतभेद है कि उपनयन का सही अर्थ क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु के समीप ले जाना, कुछ लोगों का कहना है कि ईश्वर के समीप ले जाना। तो प्राचीन काल में जब बालक का उपनयन संस्कार होता था उस समय उसका मुंडन होता था और उसको अपने घरेलू वस्त्र उतारने होते थे। घरेलू वस्त्र उतारने के बाद में उसे ब्राह्मणी वस्त्र और मेखला धारण करनी होती थी। उसके साथ साथ उसको यज्ञोपवीत यानी जनेऊ भी पहनाया जाता था। उपनयन संस्कार के बाद में बालक द्विज कहलाता था। द्विज का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। आइए वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का पहला उद्देश्य था चरित्र निर्माण। तो जितने भी लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने जाते थे उनके चरित्र निर्माण पर यहाँ पर विशेष बल दिया जाता था। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास। तीसरा उद्देश्य यहाँ था नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन। चौथा उद्देश्य था जीविकोपार्जन तथा भौतिक समृद्धि। पांचवा उद्देश्य था राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। और छठा उद्देश्य था आत्म साक्षात्कार यानी कि आध्यात्मिक उन्नति। आइए जानते हैं वैदिक शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या थी। तो देखिए वैदिक शिक्षा की जो पाठ्यचर्या थी उसको दो भागों में बांटा गया है। पहली है परा पाठ्यचर्या या परा पाठ्यक्रम, जिसको आध्यात्मिक पाठ्यक्रम कह सकते हैं। इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य, वेद, वेदांत, उपनिषद, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का अध्ययन एवं ईश्वर भक्ति आदि का प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाता था। इसे उच्च ज्ञान माना जाता था। कई बार प्रश्न भी आ जाता है कि उच्च ज्ञान किसको माना जाता है। दूसरा जो यहाँ पर पाठ्यक्रम था वो था परा यानी कि भौतिक पाठ्यचर्या। तो देखिए अपरा जो पाठ्यचर्या थी उसके अनुसार जो विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करते थे उनको भाषा, व्याकरण, अंकशास्त्र, कृषि, पशुपालन, संगीत, नृत्य, अर्थशास्त्र और कई सारे कौशल जैसे कताई, बुनाई, रंगाई, धातु कार्य एवं शिल्प, साथ ही साथ राजनीति, भूगर्भ शास्त्र, प्राणी शास्त्र, तर्कशास्त्र, आयुर्विज्ञान एवं सैनिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाता था। यहाँ पर जितने भी गुरुकुल थे उनमें लगभग दोनों ही प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ प्रचलन में थी। तो देखिए यहाँ पर अनुकरण एवं कंठस्थ विधि प्रचलन में थी। बहुत सारे जो यहाँ पर छात्र विद्या ग्रहण करते थे उनको गुरु का अनुकरण करना होता था और जो वेद मंत्र होते थे उनको कंठस्थ करना होता था। इसके साथ साथ यहाँ पर व्याख्या, दृष्टांत एवं कहानी विधि भी प्रचलन में थी। कहानियों के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा जो छात्र थे उनको दी जाती थी। साथ ही साथ प्रश्नोत्तर, वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ विधि का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। मुख्यतः इस विधि का प्रयोग बालकों के ज्ञान की जांच करने के लिए किया जाता था। इसके साथ साथ यहाँ पर कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि भी प्रचलन में थी। एक विधि यहाँ पर बहुत प्रचलन में थी, उसका नाम है श्रवण मनन निधिध्यासन। और देखिए इस विधि में सबसे पहले जो गुरु छात्रों को बताते थे, छात्र उसको ठीक से सुनते थे, उसके बाद में चिंतन करते थे और उसको उसके बाद में अपने अभ्यास में लेकर आने का प्रयास करते थे। यही विधि श्रवण मनन एवं निधिध्यासन कहलाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर तर्क विधि भी प्रचलन में थी। आइए जानते हैं वैदिक काल में किस प्रकार की परीक्षा पद्धति प्रचलन में थी और कौन कौन सी उपाधियां यहाँ छात्रों को दी जाती थी। तो देखिए यहाँ पर जो परीक्षाएं होती थी वो मौखिक परीक्षाएं होती थी और उसी के आधार पर गुरु शिष्यों का आकलन करते थे और उनको यहाँ पर अध्ययन पूरा होने पर कई सारी डिग्रियां दी जाती थी। जो विद्यार्थी 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम अथवा किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें स्नातक कहा जाता था। यानी स्नातक की जो अवधि थी वो 12 वर्ष थी। ऐसे विद्यार्थी जो 24 वर्षीय पाठ्यक्रम या 2 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेता था उसे बसु कहा जाता था। और ऐसे विद्यार्थी जो 36 वर्षीय पाठ्यक्रम या 3 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें रुद्र कहा जाता था। और ऐसे विद्यार्थी जो 48 वर्षीय पाठ्यक्रम या 4 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें आदित्य कहा जाता था। आइए जानते हैं वैदिक काल में कितने प्रकार के गुरुकुल प्रचलन में थे। तो सबसे पहला जो गुरुकुल है उसका नाम है टोल। जो टोल नाम के जो गुरुकुल होते थे उनमें भाषा एवं साहित्य की उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसके बाद में घटिका नाम से भी कुछ गुरुकुल होते थे। वहाँ पर भाषा, साहित्य, धर्म, नीतिशास्त्र तथा दर्शन का विशेष ज्ञान कराया जाता था। साथ ही साथ चरण नाम के जो गुरुकुल होते थे वहाँ पर वेद के किसी एक अंग की विशिष्ट शिक्षा दी जाती थी।
चतुष्पति नाम से भी कुछ गुरुकुल होते थे, जहाँ पर चारों शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था। चारों शास्त्रों में दर्शन, पुराण, व्याकरण और राजनीति को शामिल किया जाता है। कुछ विशेष गुरुकुल भी उस समय में खोले गए थे, जहाँ पर चिकित्सा, विज्ञान, वाणिज्य, सैन्य शिक्षा, कृषि आदि की शिक्षा दी जाती थी। आइए जानते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो देखिए, सबसे पहला जो मुख्य केंद्र था उसका नाम है तक्षशिला। ये उत्तरी भारत के तत्कालीन गांधार राज्य की राजधानी था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस नगर को तत्कालीन गांधार नरेश ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर बसाया था और गांधार राज्य उस समय का वैभवशाली राज्य था। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है केकय का। तो देखिए, केकय मध्य भारत के तत्कालीन केकय राज्य की राजधानी था। उपनिषद काल में यह शिक्षा का मुख्य केंद्र था। यहाँ संस्कृत भाषा, व्याकरण, साहित्य, वेद, धर्म और दर्शन की शिक्षा का प्रबंध था। इसके बाद में स्थान आता है मिथिला का। तो मिथिला मध्य भारत के तत्कालीन मिथिला राज्य की राजधानी था। यूँ तो यह वैदिक काल से पहले ही शिक्षा का मुख्य केंद्र था। यहाँ धर्म और दर्शन के विद्वानों के सम्मेलन होते थे, परंतु उपनिषद काल में तो यह वैदिक शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसके बाद में स्थान आता है प्रयाग का। तो प्रयाग को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब इसको पुनः प्रयागराज के नाम से जाना जाने लगा है। भारत के पूर्वी भाग में स्थित प्रयाग इलाहाबाद प्रारंभ में ही ऋषियों की तपोभूमि रहा है। वैदिक काल में इस क्षेत्र के गंगा तटवर्ती क्षेत्रों में अनेक ऋषि आश्रम थे। ये आश्रम धर्म और दर्शन की शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। वैदिक कालीन शिक्षा का अगला केंद्र था काशी, जिसको वाराणसी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पूर्वी भाग में स्थित काशी भी प्रारंभ से ही ऋषियों की तपोभूमि और विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ के गंगा तटवर्ती क्षेत्रों में अनेक ऋषि आश्रम थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि काशी नरेश अजातशत्रु उपनिषदीय ज्ञान ब्रह्म विद्या के पंडित थे। उन्होंने अपने शासनकाल में यहाँ विद्वानों को आमंत्रित किया था और आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के विषय में यहाँ पर शास्त्रार्थ कराया जाता था। और देखिए, अगला जो वैदिक कालीन शिक्षा का केंद्र है उसका नाम है कांची। कांची दक्षिण भारत का एक तीर्थ स्थान है। धार्मिक लोग इसे दक्षिण काशी कहते हैं। भारत के नक्शे में यह आज कांजीवरम के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर वैदिक काल में यहाँ वेदों के विद्वान पहुंच गए थे और उन्होंने वैदिक धर्म और दर्शन की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। आइए समावर्तन संस्कार के बारे में जानते हैं। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है वापस लौटना। तो यहाँ पर समावर्तन संस्कार हिंदू धर्म का 12वां संस्कार है और प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षा पूरी होने के पश्चात में जब विद्यार्थी को गुरुकुल से विदाई दी जाती थी तो आगामी जीवन के लिए उसे गुरु द्वारा उपदेश दिया जाता था। इसी को समावर्तन संस्कार कहते थे। और देखिए, ये जो संस्कार है वर्तमान समय में दीक्षांत समारोह जो होता है उसी का एक रूप है। प्राचीन काल में वैदिक काल में इसको समावर्तन संस्कार के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो राज्य के नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त थी और यह शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जाती थी। जो छात्र यहाँ पर पढ़ने आते थे उनके भोजन और आवास की व्यवस्था गुरु स्वयं करते थे। गुरुकुलों की आय के क्या क्या स्रोत थे, इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वैदिक काल में गुरुकुलों को किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं होता था। कुछ राजा या फिर धनी लोग जो चाहते थे वो गुरुकुलों को स्वेच्छा से भूमि, पशु, अन्न, वस्त्र, पात्र और मुद्रा आदि भेंट कर देते थे। लेकिन जो छात्र यहाँ पर पढ़ने आते थे उनको भिक्षा मांगनी होती थी और यहाँ पर भिक्षावृत्ति प्रचलन में थी। साथ ही साथ जो छात्र यहाँ से समावर्तन के उपरांत घर जाते थे वे भी अपनी सामर्थ्य अनुसार गुरु दक्षिणा के रूप में भूमि, पशु, अन्न, वस्त्र, पात्र अथवा मुद्रा गुरु को भेंट करके जाते थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।